This video is created purely for educational, informative and awareness purposes. It does not promote violence, hatred or any illegal activity. Viewer discretion is advised. Some scenes or narration may be disturbing to sensitive audiences. क्या कभी आपने किसी इंसान को देखा है जो बाहर से पूरी तरह सामान्य लगे, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग सुलग रही हो जो एक दिन इंसानियत को झुलसा दे? The hit Netflix series Monster. I'm gonna ask you some questions that are tough. जेफरी डामर की कहानी ठीक वैसी ही है। अमेरिका के मिलवॉकी शहर में पैदा हुआ यह लड़का बचपन में उतना ही मासूम था जितना कोई और बच्चा, लेकिन उसके इर्द गिर्द की दुनिया धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन भरती गई, ऐसा खालीपन जिसे वो कभी भर नहीं पाया। जेफरी का बचपन एक इमोशनली ब्रोकन फैमिली में बीता। उसकी माँ जॉयस अक्सर डिप्रेशन में रहती थी, दवाइयाँ लेती थी और कई बार तो आत्महत्या की कोशिश तक करती थी। पिता लायनल एक रसायन शास्त्री थे, लेकिन जेफरी से कभी इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पाए। माँ बाप के बीच लगातार लड़ाई, अलगाव और एक दूसरे से दूरी ने जेफरी को पूरी तरह अकेला बना दिया। बचपन में जेफरी को एक बार सड़क के किनारे मरा हुआ जानवर मिला और उसे डिसेक्ट करने का मन किया। यहीं से शुरू हुआ उसकी क्यूरियोसिटी का वो सफर जो भविष्य में उसे एक क्रूर सीरियल किलर बना देगा। जहां और बच्चे क्रिकेट, फुटबॉल या वीडियो गेम्स में लगते थे, वहीं जेफरी अकेले बैठकर जानवरों की हड्डियां जोड़ता, उनके शरीर का स्ट्रक्चर समझता। उसे एनाटॉमी में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन यह इंटरेस्ट धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल गया। उसे बोन्स की आवाजें सुनना अच्छा लगता था। वो उन्हें अपने बिस्तर के नीचे, अलमारी में और यहां तक कि अपने स्कूल बैग में छुपा कर रखता। फिर आई उसकी किशोरावस्था, एक और मोड़ जिसने जेफरी को और भी ज्यादा तोड़ दिया। जेफरी को महसूस हुआ कि वो लड़कों की ओर आकर्षित है, लेकिन 70 और 80 का अमेरिका उस समय इतना ओपन माइंडेड नहीं था। जेफरी ने अपनी फीलिंग्स को छिपाना शुरू कर दिया और यही रिप्रेशन उसके मन में एक और छेद खोलता चला गया। उसे ये डर सताने लगा कि कोई भी अगर उसे जान जाएगा तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा, और इसी डर ने जेफरी के भीतर एक ट्विस्टेड साइकोलॉजी को जन्म दिया। अगर मैं किसी को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूं तो क्यों ना उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं? Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. यही विचार उसकी खतरनाक सोच का बीज था। जेफरी का पहला शिकार था स्टीवन हिक्स, एक 18 साल का लड़का जो लिफ्ट मांगते हुए उसके घर तक पहुंचा। जेफरी ने उसे बियर पिलाई, बातें की, और जब स्टीवन जाने लगा, जेफरी को वही डर सताने लगा। ये चला गया तो उसने पीछे से स्टीवन के सिर पर डंबल से वार किया और उसकी हत्या कर दी। फिर उसकी बॉडी को काटा, एसिड से गलाया और हड्डियों को बैकयार्ड में फैला दिया। ये उसका पहला मर्डर था और यहीं से जेफरी की खौफनाक जर्नी शुरू हुई। जेफरी डामर के लिए एक हत्या काफी नहीं थी। उसका मन अब धीरे धीरे किसी साइकोपैथ की तरह काम करने लगा था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि वो अब भी इंसानों से प्यार चाहता था। बस उसका तरीका डरावना था। वो चाहता था कि कोई उसे छोड़े नहीं, जाए नहीं और हमेशा हमेशा के लिए उसके पास रहे, चाहे जिंदा हो या नहीं। 1987 से लेकर 1991 तक जेफरी ने एक के बाद एक 16 लोगों की हत्या की। ये सब लड़के या युवा पुरुष थे, जिनमें से कई अफ्रीकन अमेरिकन या एशियाई थे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से। जेफरी अक्सर गे बार से अपने शिकार ढूंढता। He described how he picked up his victims in gay bars and brought them home. I'd have the sleeping pill mixture already prepared. Person would drink it, fall asleep, and that's when they would be strangled. वो उन्हें घर ले जाकर शराब पिलाता, कभी कभी स्लीपिंग पिल्स देता और फिर जब वे बेहोश हो जाते तब उनकी हत्या करता। लेकिन सिर्फ हत्या नहीं, जेफरी के पास एक ट्विस्टेड डिज़ायर भी थी। वो उनके डेड बॉडीज़ के साथ फ़ोटोज़ खींचता, उन्हें पोज करवाता, फिर उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करता। I was saving body parts such as skulls and skeletons. जैसे स्कल, हाथ या जेनिटेलिया।
ये सिर्फ ट्रॉफीज नहीं थे, ये उसके लिए इमोशनली प्रिजर्व्ड मेमोरीज थे। जेफरी का मानना था कि अगर वो किसी को पूरी तरह अपने पास रख ले, उसकी याद, उसकी बॉडी, उसका हर हिस्सा, तो वो कभी उसे नहीं छोड़ पाएगा। एक समय ऐसा भी आया जब जेफरी ने खुद एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उसने कुछ विक्टिम्स के सिर में ड्रिल कर एसिड डाला, होपिंग कि वो उन्हें ज़ॉम्बी बना देगा। A zombie-like state. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. ऐसे इंसान जो जिंदा रहें लेकिन सोचने समझने की ताकत ना हो, बस जेफरी के पास रहें, उसके कहने पर सब करें। वो लिटरली इंसानों को कंट्रोल करना चाहता था, शरीर से भी और आत्मा से भी। यहां एक साइकोलॉजिकल एंगल समझना जरूरी है। जेफरी को बचपन से ही रिजेक्शन का डर था, चाहे वो उसके पेरेंट्स हों या समाज। उसे लगता था कि कोई भी जो उसके करीब आता है वो चला जाएगा। इसलिए वो लोगों को परमानेंटली अपने पास रखने लगा, और उसका ट्विस्टेड दिमाग यही सोचता रहा कि शायद मौत ही इसका एकमात्र तरीका है। अब मॉडर्न एग्जाम्पल्स से जोड़ें तो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप में पोजेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीम जेलसी में खुद को या दूसरों को हार्म करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जेफरी जैसे लोग उस डर को कंट्रोल और ओनरशिप में बदल देते हैं, वो भी बेहद हिंसक तरीके से। जेफरी का घर अब कोई आम घर नहीं रहा। 22 जुलाई 1991 मिलवॉकी। एक 32 साल का शख्स ट्रेसी एडवर्ड्स जेफरी के फ्लैट से किसी तरह भागता है और पुलिस को बुलाता है। ट्रेसी घबराया हुआ था, पसीने से भीगा हुआ। पुलिस उसके साथ जेफरी के अपार्टमेंट तक जाती है, बस एक रूटीन चेक करने। लेकिन दरवाज़ा खुलते ही एक ऑफिसर को जेफरी का फ्लैट किसी साइको हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता। दीवारों पर पोलरॉइड फोटोज, मरे हुए लड़कों के अलग अलग पोजेस में, बिखरे हुए कपड़े, केमिकल की गंध, और फिर फ्रिज खोलते ही ऑफिसर एकदम पीछे हट जाता है, क्योंकि वहाँ नीटली रैप्ड ह्यूमन हेड रखा था। यस, एक इंसान का सिर। और वहीं से शुरू होती है उस शैतान के घर की तलाशी। पुलिस को जेफरी के फ्लैट से ये मिला: 4 ह्यूमन हेड्स इन द किचन, 7 skulls in bedroom and closet, 2 hearts and other organs in fridge, drum filled with acid, जिसमें मानव शरीर के टुकड़े घुल रहे थे, hundreds of photos of mutilated bodies। पूछताछ में जेफरी बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पता था कि ये दिन आएगा। उसने हर एक हत्या डिटेल में एक्सप्लेन की, कैसे, क्यों, कब और किस भावना के साथ उसने ये सब किया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात थी, जेफरी ने एक बार भी रिग्रेट नहीं दिखाया। No, I was dead set on going with this compulsion. It was the only thing that gave me any satisfaction. वो कहता रहा कि मुझे पता है मैंने क्या किया है, मुझे बचाया जा सकता था अगर बचपन में मुझे समझा गया होता। कोर्ट में उसकी बहस कोई इंसैनिटी या पागलपन वाली नहीं थी। उसने माना कि वो मेंटली स्टेबल है लेकिन इमोशनली सिक है। कोर्टरूम में बैठी विक्टिम की फैमिलीज रोती रहीं, चीखती रहीं, लेकिन जेफरी मोस्टली एक्सप्रेशनलेस रहा। बस एक बार जब एक पीड़ित की बहन कोर्टरूम में जोर से चिल्लाई, "You took my brother, you ruined my life," तब जेफरी की आंखों में थोड़ी नमी दिखी। उस पर कुल 15 मर्डर्स के लिए मुकदमा चला और उसे 957 साल की जेल की सजा हुई। Where he was serving 999 years. He was escorted by 3 prison guards. One officer held each arm as he was taken in handcuffs into an elevator. Nobody was taking any chances with the most notorious killer in America. लेकिन वो वहां भी ज्यादा दिन नहीं रहा। जेफरी डेमर को जेल भेज दिया गया था, विस्कॉन्सिन की कोलंबिया करेक्शनल फैसिलिटी में। वहां भी उसने खुद को किसी सामान्य कैदी की तरह पेश किया। जेल में उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया और एक लोकल प्रीस्ट के जरिए ईसाई धर्म में बपतिस्मा भी लिया। कई लोगों ने सोचा कि ये उसका गिल्ट है, पश्चाताप है, पर कुछ लोगों का मानना था कि ये उसकी चाल भी हो सकती है, ताकि समाज उसे एक इंसान के रूप में याद रखे, न कि एक शैतान के रूप में।
लेकिन जेल में हर कोई उसे इंसान नहीं मानता था। 28 नवंबर 1994 की सुबह जेफरी को 2 और कैदियों के साथ बाथरूम साफ करने के लिए भेजा गया। वहां मौजूद था एक कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर, जो खुद स्किज़ोफ्रेनिक था और जिसने कहा कि भगवान ने मुझसे कहा कि ये आदमी दानव है। जेफरी पर उसने एक लोहे की रॉड से तब तक वार किया जब तक उसकी जान नहीं चली गई। जेफरी की मौत पर कई लोगों ने राहत की सांस ली, खासकर विक्टिम्स के परिवार वालों ने। एक विक्टिम की मां ने कहा, अब मेरी बेटी को शांति मिलेगी क्योंकि वो राक्षस अब नहीं रहा। पर असली सवाल ये उठा कि क्या जेफरी की मौत से वाकई इंसाफ हुआ? मानसिक पहलू से समझे। जेफरी कोई टिपिकल सीरियल किलर नहीं था। उसका मकसद सिर्फ थ्रिल या पेन देना नहीं था। वो प्यार चाहता था, लेकिन ट्विस्टेड तरीके से। उसकी साइकोलॉजी ये बताती है कि अगर मेंटल इलनेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा और सोसाइटल इग्नोरेंस को समय रहते समझा जाए तो एक जेफरी को जेफरी बनने से रोका जा सकता है। आज के दौर से तुलना करें। आज भी सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो वैलिडेशन के भूखे होते हैं। वो हर पोस्ट पर लाइक के लिए तरसते हैं और अगर किसी से अटेंशन नहीं मिलता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग एक्सट्रीम जाकर खुद को हार्म करते हैं या दूसरों को, क्योंकि उनके अंदर वो खालीपन है जो उन्हें खा रहा होता है। जेफरी भी ऐसा ही था, बस उसका तरीका, उसका दर्द और उसका रिएक्शन इतना वायलेंट था कि वो राक्षस बन गया। अगर सोसाइटी ने समय रहते उसे सुना होता, स्कूल में काउंसलर्स होते, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग होती, तो शायद ही सही एक इंसान बच सकता था, और उसके साथ 17 जिंदगियां भी। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? कि हर मॉन्स्टर के पीछे एक टूटा हुआ इंसान होता है, कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ अमीरों का कॉन्सेप्ट नहीं, हर इंसान को उसका हक है। और अगर हम टाइम रहते एक दूसरे को सुन लें, थोड़ा समझ लें, थोड़ा थाम लें, तो शायद कोई जेफरी कभी जन्म ही ना ले।